हम अगर मशवरा देने वाले होते तो खान साहब को यहां पर नहीं होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बाप के रास्ते पे भी नहीं चल रहा, डिविएट होकर अपने नजरियाती सिलसिले पे चल रहा है और 17 मिनिस्ट्री की खत्म करने की बात करते हैं। मुझे सर उम्मीद की किरण नजर आ गई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सर। सर, आज बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है जिस पे हम आपसे कुछ रहनुमाई लेना चाहेंगे। तो अपने नाज़रीन को हम ये बता दें कि बहुत इम्पोर्टेंट मौजू इस लिहाज से है कि जो काबीना तश्कील पाती है वो पाकिस्तान जी के सर। आइन के तहत किस तरह से उसका एक मैकेनिज्म है जैसे वो तश्कील पाती है, और कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं। और तो इस मौजू पे हम बात करेंगे, और इसमें आज बिलावल भुट्टो साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि वो हुकूमत में आएंगे तो 17 मिनिस्ट्रीज को अबॉलिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और मियाँ साहब का इरादा ये है कि अगर वो हुकूमत में आ गए तो वो 18वीं तरमीम में तरमीम करेंगे या 18वीं तरमीम को ख़त्म करेंगे, और NFC अवार्ड जो है उसको वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा चाहते हैं कि सूबों के पास जो इख्तियारात हैं वो सेंटर में आ जाएं और उनकी वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल रहे मामला पे। तो डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल है। आप ज़रा ये पहले बिलावल साहब के और ये मियाँ साहब के जो बयानात और इरादे हैं इन पे ज़रा आप रोशनी डालिए। उसके बाद आप हमें ये समझाइए कि जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कैसे, उनकी तरतीब क्या है, मतलब कैसे वो बनती है कैबिनेट। सर पाकिस्तान में सबसे पहले कैबिनेट बनाने का तरीका ये है कि जो ज्यादा पैसे दे वो मिनिस्ट्री ले। ये तो आसान हो गया, ठीक। सीधा सा बताइए। अच्छा। अच्छा। और इसी वजह से जो है वो कैबिनेट साइज भी बढ़ता है। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो जो है वो मैं अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। हम्म। यानी आउट ऑफ द होल सिनेरियो ही टॉक सेंस, कंप्लीटली टॉक सेंस। अच्छा। इन टर्म्स ऑफ एक तो जब वो इकोनॉमिक्स। उन्होंने, हाँ, एक तो सियासी तौर पे भी जो उन्होंने गुफ्तगू की, खान साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात की, खान साहब को एक्सेप्ट किया। खान साहब की जो है वो पॉपुलैरिटी जो है अवाम के दिलों पे राज वाली, वो उन्होंने एक्सेप्ट की। और साथ अपनी बात भी इस तरीके से मनवा ली, इसी को सियासी शऊर और आगाही कहते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम यहाँ पर जो है वो तकफीर के फैसले करने नहीं आए, ये यानी कुफ्र के फतवे लगाने नहीं आए, ये सियासत है। इसको कत्ल गारत गिरी और कुफ्र तक नहीं पहुंचा देना चाहिए। इसके अंदर जो है वो इख्तलाफ राय होता है और सबको बैठ कर इस, यानी चाहे वो हुकूमत के यानी असम्बली के राइट पे बैठे या असम्बली के लेफ्ट पे बैठे, चाहे हम्म। वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट में हो, लेकिन दोनों को साथ इसलिए चलना है ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अच्छा, राइट। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की और बिलावल भुट्टो साहब का जो पूरा बयान था वो ये है कि वो 17 मिनिस्ट्रीज खत्म कर देंगे, जो फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने। और जी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं 300 यूनिट तक जो है वो बिजली फ्री कर दूंगा। अच्छा, ओके। इस तरह की बात जो है वो एक बिल्कुल फ्री करने की वाले की भी बात की थी, जो अलीम खान और जहांगीर तरीन वगैरह ने उन्होंने की भी, हाँ थी। जी, हाँ जी। उनको किसी ने सीरियस इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो किस तरह से फ्री देंगे आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एग्जैक्टली। लेकिन ही टॉक सेंस हाउ। सबसे पहले मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो मैं आपके सामने जरा अर्ज कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं 18th अमेंडमेंट तक आता हूं। 18th अमेंडमेंट नवाज शरीफ साहब को चुभती क्यों है? ये नवाज वेरी शरीफ साहब इंपॉर्टेंट। को 18th अमेंडमेंट इसलिए चुभ रही है कि तमाम फेडरल पावर्स, यानी वजीर आजम जो पहले डिक्टेटर हुआ करता था अब डिक्टेटर नहीं है। NFC अवार्ड के बाद जो है वो सारी की सारी फाइनेंशियल पावर जो है वो सूबों के पास चली गई। अब वो चाहते हैं कि जैसे ही वो आए तो सारी की सारी जो है वो फाइनेंशियल पावर्स फेडरल पे आए और फिर सूबे मोहताज होकर रगड़े, अपने आप का वेट करें, वजीर आजम से इल्तजा करें और फिर कॉर्निश बजा लाएं और वहां घंटा बजा के अपना जो है वो जी जी। यानी आका की अमीरुल फरियाद करें मोमिनीन और साहब फिर जो है कहें वो कि हमें बस। हमें फला फला सेक्टर, हमें सेहत के लिए, हमें स्कूल के लिए, हमें चीजों के लिए, हमें सड़कों के लिए, हमें खंभों के लिए हमें ग्रांट अता कीजिए आका। तो इसके बाद जो है वो आका खुश होंगे। या वो अपने लिए जो टाइटल पसंद करते हैं, पहले वो अमीरुल मोमिनीन पसंद करते थे, जी। अब मेरे ख्याल में वो यहाँ पे तो खाना काबा और मदीना मुनव्वरा शुक्र है नहीं है, वरना वो अपने आप को खादिमुल हरमैन और शरीफैन और अपने आप को साथ जो है फायर वो वाइज से बादशाहों का लेते हैं जी, टाइटल लगाना एग्जैक्टली। पसंद करते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने जहनीत वही बना रखी है।
अब सबसे पहले जो सब चीज मैं आपके सामने अर्ज करता हूं सर, वो ये है कि इस टाइम जो कैबिनेट का साइज है 18th अमेंडमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा है। अच्छा, वो कैसे? अच्छा, और जो 18th अमेंडमेंट भी जितनी फेडरल कैबिनेट का साइज की इजाजत देता है, वो भी आप जस्टिफाई नहीं करते। यानी जितना इकोनॉमी का साइज है उसके मुताबिक आप जस्टिफाई नहीं करते। और फिर मैं आपकी आवाम को ये शऊरी तौर पे बताना चाहता हूं, मईशत और कैबिनेट का साइज आपस में बिल्कुल रेसिप्रोकेट करता है। ये समझाइए, ये कैसे होता है? अच्छा, अब आपकी जो 18th अमेंडमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा हुआ है कि आपकी कैबिनेट लिमिट 11% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच राउंड डाउन टू 49। यानी टोटल जो है वो अपर एंड लोअर को मिला करके आपका जो टोटल कैबिनेट साइज है वो 49 मेंबर से ज्यादा का नहीं बन सकता। यानी सेनेट और कौमी असेंबली के टोटल मेंबरान की जो टोटल तादाद है, उसमें से जो भी जो परसेंटेज निकलती, 11% आपने कहा कि हो सकता है। 11%, अच्छा, तो 11% यानी इतने मिनिस्टर्स आप फेडरल मिनिस्टर्स ले सकते हैं। फेडरल मिनिस्टर्स ले सकते हैं। अच्छा, जरा ये अपने सुनने वालों को हम जरा ये भी एक्सप्लेन कर दें कि हमारे यहाँ जो वफाकी वजीर होता है, फेडरल मिनिस्टर और वजीर ममलिकत में क्या फ़र्क होता है? कहीं पे किसी जगह पे उनको कैबिनेट मिनिस्टर, वफाकी वजीर को कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, और जैसे इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, यूके में भी कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, और इंडिया में जो हमारे यहाँ वजीर ममलिकत होता है या जूनियर मिनिस्टर होता है उसे यूनियन मिनिस्टर कहते हैं। ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त तो कह इस रहे हैं। तो जो वफाकी काबीना होती है, वो वफाकी वज़रा उसमें होते हैं, वजीर ममलिकत जो है वो फिर, और मुशीरान जो है वो उससे अलहदा होते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। आपकी सर ऑडियंस के लिए मैं सर वन बाय वन चल रहा हूं। पहली बात तो क्लियर हो गई। एक तो बात मैं सारी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब को अप्रिशिएट करें, लेकिन जिसने 18th अमेंडमेंट की थी वो अब पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यानी उनके वालिद साहब। जी। अब उनके वालिद साहब ने लोगों को खुश करना है, वजारतें भी देना है, कोई पता नहीं वो कितनी कैबिनेट साइज करें। लेकिन मैं आपको अब तक का जो है वो तकरीबन अगर तीन पिछली हुकूमतों का अगर आपको साइज बता दूं तो आपके लिए काफी रहेगा। जी जी, लेकिन वैसे तो मैं आपको तीन से। तकरीबन तीन 1980 से से मुराद लेकर है शाहिद खाकान 2020 तक, अब्बास, शाहिद खाकान अब्बासी, वैसे तो मैं खान आपको खान, और 2000 दो 1980 से लेकर 2020 तक जो है वो मईशत के हालात तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन कैबिनेट साइज के लिए मैं आपको तीन पिछली हुकूमतों के हालात बता देता हूँ। जी अच्छा जी सर, ये सर नवाजिशात का एक सिलसिला है जिसके अंदर जो है ना, सबसे पहले मैं कहां से शुरू हूँ? केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आपके हजरत जो है वो अब्दुल्ला दीवाने जनाबे केयरटेकर, यानी ना हियों में है ना शियों में है, ना इधर है ना वो उधर है, ना कोई मकाम है ना कोई मर्तबा है, ना कोई इज्जत है ना कोई जाहो जलाल है। और वो क्यों आए हैं उनको वो खुद भी नहीं पता। लेकिन केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से शुरू करूं या आप चाहते हैं मैं नहीं, अब्बासी साहब से शुरू करूं? आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब से आ जाइए। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सर फेडरल मिनिस्टर 35 थे, 35। ओके। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स उनके थे 20, और एडवाइजर्स जो थे वो 5 थे, स्पेशल असिस्टेंट थे 6, और टोटल उनकी जो कैबिनेट थी वो 66 की थी। मतलब उनमें एडवाइजर्स जो थे उनके वफाकी वजीर के बराबर उनका उनका प्रोटोकॉल या दर्जा था, जी, विद द फेडरल मिनिस्टर स्टेटस। फेडरल यस। मिनिस्टर से, और जो उनके स्पेशल असिस्टेंट्स थे वो जूनियर पर्क्स एंड मिनिस्टर प्रिविलेजेस, थे। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपके जो है वो मैं आपको सादा जुबान में बता दूं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर जो जाता है वो 22% ऑफ द टोटल जीडीपी है। 22% ऑफ द टोटल यानी जीडीपी गरीब कैबिनेट का को चला जाता 22% है? ऑफ द जीडीपी एंड हाई, 22% ऑफ द टोटल जीडीपी है, और हाईएस्ट हाईएस्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, तो अच्छा, फिर उसके बाद खान साहब की कैबिनेट कैसी थी? अच्छा सर, वो अब अगली बात सुन लीजिए सर, जी क्योंकि तरीकाकार यही रहा चलाने वाले, क्योंकि आपको पता है वो इसी तरीके से चलते हैं, सबको चाहिए वजारतें। शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं शायद खाकान अब्बासी के बाद। फिर जो पीडीएम की हुकूमत वो मैं बात करता हूं, लेकिन इससे पहले जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसके अंदर सर जो फेडरल मिनिस्टर 35 हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट 7 हैं, एडवाइजर्स जो हैं वो 5 हैं, स्पेशल असिस्टेंट विद द फेडरल मिनिस्टर स्टेटस, ऑल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। यहां पे एक और स्पेशल बात अर्ज असिस्टेंट कर को दूं। उन्होंने फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस दे रखा था? जी बिल्कुल। एक्चुअली यानी उनके अंदर यानी 2 नंबर देना, 2 सरकारी नंबर देना, गाड़ी देना, पेट्रोल देना,
मोबाइल देना, प्रोटोकॉल ब्लू देना, उनकी पासपोर्ट एयर देना। टिकट्स का फ्री होना और ब्लू पासपोर्ट होना। जी। यानी वो अन्ना मारे अन्नी ने तो कसोन वजे थमीनु, तो जिन्नी तेरे को अन्नी पैंदी उन्नी अन्नी पाई जाओ, खाई जाओ भी खाई जी जाओ, जी, खाई जाओ भी खाई जाओ, बहुत बहुत अन्नी माशा। थल्लो थल्लो खाई जा तो तू रौला पाई जाओ। हम्म। ठीक है। जी। अच्छा, इमरान खान साहब सर वो तशरीफ जब अपनी हुकूमत में लाए, जो कि इंशाल्लाह अब उनको समझ आ जाएगी, और मेरी गुफ्तगू बिलावल भुट्टो साहब की नजर है, और मैं आज बहुत खुश हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सारी गुफ्तगू उनके सामने पेश कर रहा हूं, और वो अपनी इकोनॉमिक एजेंडा और इकोनॉमिक मैनिफेस्टो में बिल्कुल ये ऐड कर लें। ये जो मैंने अभी तक वर्किंग पेपर तैयार किया है, ये मैं अब तक की गुफ्तगू उनको जो है वो हदिया कर रहा हूं। अगर काश हमारे इमरान खान साहब भी हमारी बात सुन लेते, काश हमारे इमरान खान साहब भी सुन लेते कि फवाद चौधरी को नहीं सुनना, काश इमरान खान साहब हमारी बात सुन लेते कि बाबर अवान कितना बेईमान आदमी है, वो क्या मशवरे देके आपको कैसी आपकी हुकूमत गिराने लगा है। काश इमरान खान साहब ये सुन लेते कि फैसल बावडा और ये जो अली जैदी और इन लोगों को जिनको वो प्रेसिडेंट मुख्तलिफ सूबों का बना रहे थे, काश ये हमारी बात सुन लेते कि भाई आप बेशक ऑपोजिशन में जाकर बैठ जाएं, आपके पास आदम एतमाद अपने ऊपर करवा लें कि लोग आप पे एतमाद नहीं करते, आप ऑपोजिशन में जाके बैठ लेते। हम अगर मशवरा देने वाले होते तो खान साहब को यहां पर नहीं होना चाहिए था, खान साहब को समनिया तहलील नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी जो सारी की सारी ही वाज सराउंडेड बाय एज ही वाज सराउंडेड बाय इडियट एज द भुट्टो वाज। अच्छा, अब इमरान खान साहब की सर कैबिनेट का साइज है सर 33 फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स उनके 7 थे, एडवाइजर 10 थे, और स्पेशल असिस्टेंट विद द फेडरल मिनिस्टर स्टेटस, यानी और पर्क्स एंड प्रिविलेज और हुकूमती बोझ के साथ 35 थे सर। और टोटल उनका कैबिनेट साइज ऑल टाइम हाई, खैर शहबाज शरीफ का 88 है, इनका उनसे 3 कम रह गया, 85 था सर। ओके। हाँ, अच्छा, तो फिर सर अब जो ये सर खताएं तो सॉरी, ये खताएं तो हुई है ना। अच्छा, जरा इसके साथ ये भी बताइए कि इंडिया में काकर साहब कैबिनेट का भी सुन लें फॉर्मेशन सर, जो कैसी है? कि सर काकड़ साहब जो कि सिर्फ और सिर्फ आराम से खुश, सिर्फ 3 महीने उन्हें चुप होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल निजाम सिक्का की तरह एक दिन की बादशाहत का फुल लुत्फ उठाया है। उन्होंने खाया पिया, हुकूमती अरे अखराजात दुनिया को बढ़ाए, पता है सर। उन्होंने पूरी और दुनिया घूम फिर ली है। अच्छा सर, फेडरल मिनिस्टर उनके 18 हैं, और एडवाइजर्स उनके 3 हैं, स्पेशल असिस्टेंट 3 हैं, और 28 की कैबिनेट बैठी हुई है ये इंटरम। ओके, नहीं जरा अच्छा, ये बताइए, इंडिया में क्या सूरत हाल है, वहाँ कैबिनेट फॉर्मेशन कैसी है? आप इस वक्त चाइना में मौजूद हैं, आप चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। वहाँ पे क्या है, मैं इन दो मुल्कों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो हमारे हमसाए हैं, दूसरा ये कि आबादी और साइज के लिहाज से हमसे कई गुना बड़े हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट्स कैसे फॉर्म हो रही हैं और कैसे चल रही हैं? अच्छा, ये तो एक तो आपका इतनी ज्यादा यानी जबरदस्त तैयारी के साथ आने का शुक्रिया, और आप क्योंकि इतने स्ट्रक्चर्ड सवालात कर रहे हैं, प्लस मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि हमारे तो पाकिस्तान की सियासत में उतरे हुए किसी लीडर ने इस तरह की बात तो की कि हमें इस सब्जेक्ट पे बात करने का मौका मिल गया। और आपको पता है कि इस पूरे मीडिया के अंदर सिर्फ इस बात पर बात हो रही है कि खान को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, नो बल्ला और नो बल्ला, वजीर आजम और नो वजीर आजम, यस। यानी इलेक्शन होते या नहीं होते, इमरान खान इज द अल्टीमेट लीडर फॉर द पाकिस्तान, दैट्स इट, फॉर सो फॉर नाउ। अभी तक तो वो एक जो है वो मुकम्मल तौर पे लीडर, ना वो इलेक्शन का मोहताज है, ना वो इस वक्त ठप्पे का मोहताज है, ना वो किसी चीज का मोहताज है, लीडर तो वो है इस टाइम पर। इसमें तो अच्छा, दो राय आपने नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर दिया। आपने कहा, एक बात साथ बताता चलूं कि सर शहबाज शरीफ साहब ने जो अन्नी पाई थी, उसके अंदर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जवेद लतीफ साहब को बगैर पोर्टफोलियो के फेडरल मिनिस्टर स्टेटस बनाया, फेडरल मिनिस्टर स्टेटस दिया, और 24 कैबिनेट 24 मेंबर असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर दिए, यानी 24 लोगों को बगैर पोर्टफोलियो के रखा, बगैर कोई पोर्टफोलियो से पोर्टफोलियो मुराद नहीं ये था, है कि उनके पास कोई काम नहीं था करने को, कोई दफ्तर नहीं था, काम ही नहीं था, नहीं काम ही नहीं था, उन्हें कोई कलमदान नहीं दिया गया।
कोई कलमदान नहीं दिया गया। चलो गाड़ी अच्छा, वाड़ी लो और घूम गाड़ी। अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर दिया सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप यूके से, आपका जमाने से ताल्लुक है, तो वहां पे 600 एमपीज हैं, और वहां पर टोटल कैबिनेट मेंबर कितने होंगे? आप 30। बताइए। 30। ठीक है। सिर्फ 30। हाँ। इसी तरीके से इंडिया के अंदर सर 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 1.3 बिलियन है, और जो वहां पर जो 76 यूनियन मिनिस्टर्स हैं, 76 यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन यानी मिनिस्टर, जूनियर मिनिस्टर, इंक्लूडिंग जूनियर्स, जूनियर्स। और जूनियर। टोटल जो मोदी साहब का हमेशा से कैबिनेट साइज रहा है वो लेस देन 35 रहे। ओके। ओके, रीजनेबल है। ठीक हो गया। यस यस। इसलिए तो फॉरेन रिजर्व उनके अगले अगलों के 650 बिलियन डॉलर हैं, तो आपका तो कंपैरिजन इंडिया के साथ है ही नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। तो यहां पे तो खाई जो भी खाई जो, खाई जो भी खाई जो। वो तो अच्छा, एक अलग सर अच्छा, तकलीफ चाइना की मैं कंटेंट है। डिस्कशन आपको सामने ये करना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब के साथ मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि वो, क्योंकि इसी इसी निजाम के साथ रहें, कोई नया एडवेंचर ना करें, यानी फॉर एग्जांपल कोई सदारती निजाम ना लेकर आए, जो पार्लिमानी निजाम है जो कि दुरुस्त नहीं है। एमपीए का कोई समझ नहीं आती कि हर एमएनए के नीचे 2 एमपीए होते हैं और फिर उसके नीचे यूनियन काउंसिल्स होती हैं। हम्म। अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर का इतना बड़ा मैस करने की जरूरत क्या है, ये मुझे अब तक समझ नहीं आया। गवर्नर्स हर स्टेट का होना चाहिए। अच्छा, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के मुताबिक, मेरे मुताबिक जो है वो बहावलपुर अभी तक एक अलग स्टेट हो जानी चाहिए थी, यानी अलग सूबा बन जाना चाहिए था। जी। इसी तरीके से मैं कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 12 से 12 से 18 या 12 से 22 के 13 करीब मैं 13 देखता हूँ। सूबे बन जाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और भी हो सकता है, बलोचिस्तान इतना बड़ा है कि आप उसको सूबों में डिवाइड कर सकते सर हैं, कोई फॉर्मूला सिंध को लगा आप लें, सूबों में डिवाइड कर सकते हैं। आबादी और डेवोल्यूशन जिसको आप जोग्राफिया कहते के हैं। हिसाब से भी खैर, फॉर्मूला बन खैर जाएगा। ये बिलावल साहब के लिए हम ये गुफ्तगू अगली दफा जब वो एक और शानदार स्टेटमेंट देंगे, मैं तब उस पर गुफ्तगू करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं एग्जांपल देता हूं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की। मैं, अच्छा, अब इस टाइम पर पहले जो है पूरे चाइना को, यानी 1.5 अरब की इतनी बड़ी आबादी और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और निहायत डिसिप्लिन में बनी हुई इकोनॉमी, जिसकी साइड रोज भी जो है वो शानदार फंक्शनल है। कोई किसी मोटर बाइक की हिम्मत नहीं कि वो 30 से ज्यादा की स्पीड पे जा सके, और साइड रो पे भी वो हेलमेट के बगैर जा सके। इस वक्त कैमरा के जेर साया चाइना जो है वो एक रोबोटिकली एक शानदार इकोनॉमी और मुसलसल तरक्की करने वाला मुल्क है। और जहां पर 560 आरपीएम के ऊपर ट्रेनें चलती हैं, और नॉर्मल सारी ट्रेनें भी जो हैं वो 360 आरपीएम पे चलती हैं, और 300 आरपीएम पे चलती हैं। और ये नहीं है कि वहां पे आम ट्रेन नहीं चलती, वहां पे हमारी तरह की थकी हुई ट्रेन जो है वो भी चलाते हैं, जो आपके 9 बजे के बाद से ऑनवर्ड चलती है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गरीब का भी चाइना है, ये अमीर का भी चाइना है, और सारे के सारे बराबरी की सतह पे रहते हैं। अगली बात, एक इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उन्होंने जब एहसास हुआ, वो मेयर से शुरू हुए, तो उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोलिक्स में पीएचडी की थी। फिर उन्होंने अमूर सल्तनत जब संभालने थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पे लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग के अंदर पीएचडी एक्सीलेंट। की। इसी यस। तरीके से ली काइचेक जो पहले प्रीमियर थे, अब नए प्रीमियर आ गए। ली काइचेक वो थे जिन्होंने जीडीपी के अगेंस्ट एक अपना सिस्टम मॉडल बनाया, और वो एक बहुत कामयाब ताजर थे, बहुत कामयाब ट्रेडर थे, मईशत को चलाने वाले थे। अपनी पीएचडी के अंदर बेशुमार मकाला जात लिख चुके थे, कामयाब तरीन आदमी थे। इस वजह से उनको मिनिस्टर फॉर ज़राअत बना, यानी फॉर एग्जाम्पल पहले वो बने वजीर खजाना आपके चाइना के, और फिर उसके बाद उनके पास कलमदान जो है वो प्राइम मिनिस्टर का भी रहा। उनका नाम ली काइचक। अच्छा। और जो जीडीपी का मॉडल, उन्हीं के नाम पर जीडीपी के जो अगेंस्ट उन्होंने मॉडल बनाया, उसका नाम था ली काइचक मॉडल। यानी उसकी खपत क्या है कि बिजली का बिल, टोटल कॉस्ट और सारा कुछ मिला के हाउस होल्ड, इस तरीके से वो सेग्रीगेट करते हैं। वो जीडीपी और वेस्ट के निजाम को नहीं मानते। जी और तो जी। लिबरलाइजेशन है, अच्छा, तो सब चाइना में कैबिनेट लिबरलाइजेशन है, साइज कोई क्या है ऐसी सर? बात नहीं है। डॉक्टर साहब, सर, चाइना में पोलिट कैबिनेट ब्यूरो साइज का क्या है? टोटल साइज पहले 15 हुआ करता था, अब सिर्फ 7 टोटल लोग जो पूरे टोटल चाइना को 7 चला रहे हैं, सेवन शानदार चला मिनिस्टर रहे है हैं। टोटल। 7, 7। और यहाँ पे हमारे पास 88 और 85 ऐसे नंबर हैं।
तो जब ऊपर का दिमाग नहीं होगा तो नीचे के लोग तो अच्छा, मिनिस्ट्री इसी चाहिए तरह होंगे ना। अमेरिका में 20-22 के करीब मिनिस्टर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे अच्छा देखिए, सर, मैं इसको अब डिटेल, आप जरा ये मजीद डिटेल समझाइए। कर दें। अब जरा सर, जरा थोड़ी सी आपने इकोनॉमी की बात छेड़ दी। अब जैसे यहाँ पे जी। हमारे यहाँ एक मिनिस्टर ऑफ हवाबाजी है, एक मिनिस्टर ऑफ रेलवे, एक मिनिस्टर ऑफ एनएचए, एक मिनिस्टर ऑफ फला फला, एक मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जो सारा ये निजाम देखता है, जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक जा। है ना। तो ये तो मतलब नौकरियां क्रिएट करने वाली बात है ना, कि कितने आपने बंदे बिल्कुल। अकोमोडेट करने हैं। अब ये बताइए कि इसी हिसाब से हमारी जो मईशत है, मैं इकोनॉमी फाइनेंस ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मईशत, टोटल मईशत को कंट्रोल करने के लिए कितनी मिनिस्ट्रियां हैं, जरा इसका हिसाब जरा आज खोल के हमें बयान कर दीजिए। अच्छा, नहीं कितनी हैं या कितनी होनी चाहिए? नहीं, कितनी इस वक्त कितनी है, ये कैसे चल रहा है निजाम एग्जिस्टिंग, और कितनी होनी चाहिए, उसके बाद आ जाते हैं। सर वो तो बात मैंने आपका अर्ज किया ना कि ये अब तक तो 88 के ऊपर जा रहे हैं, यानी इमरान खान साहब अगर कंट्रोल नहीं कर सके तो आने वाले वक्त में सवाए बिलावल भुट्टो के अलावा तो कहीं ऐसे आवाज नहीं आई। उन्होंने भी सिर्फ 17 मिनिस्ट्री माइनस की है। मैंने अर्ज ये की है कि अगर आप 18th अमेंडमेंट के साथ भी चलें तो आपको 49 से ज्यादा की मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जितना इलाका है उसके मुताबिक आपको 25 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए। ठीक और है। उसमें भी मैं आपको सोल्यूशन जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मैं फ्रेमवर्क बाद में दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं। मसलन आप ये देखिए कि मैं छोटा छोटा करके अगर आपको बता दूं, छोटा छोटा, बिल्कुल ही छोटा छोटा, आप ये देखें कि आपके पास इस वक्त जो है वो टोटल जो, पहले मईशत को देख लेते हैं, मईशत को समझने की कोशिश करें, फिर बिलावल भुट्टो साहब को सामने में वो ये ये फ्रेमवर्क ये रखने। ये मुनासिब रहेगा। सबसे पहले सर ये समझें कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फेल क्यों हुई। वो इसका वजह ये है कि हमने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं किया। ठीक हो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हमारा जो करंट है वो तकरीबन 15.4 के हिसाब से जो जीडीपी का हाफ बनता है, साउथ ईस्ट एशिया से सबसे ज्यादा कम। ठीक है। अच्छा, दुनिया में इतनी बड़ी नेग्लिजेंस इन्वेस्टमेंट के मैटर में किसी मुल्क में नहीं दिखाई। अच्छा, अगर मैं सादा जुबान में बताऊं तो आप अंग्रेजी में और उर्दू, मैं अंग्रेजी बोल देता हूं, आप उर्दू कर दीजिए। यानी लेमैन पर्सन टर्म, देयर इज हार्डली एनी न्यू इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। यानी कि कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है मईशत में पिछले 40 सालों किसी भी में। सूबे में, किसी भी सेक्टर में हुई पिछले इस 40 पूरे के सालों में। पूरे 40 साल, 1980, मैं 1980 से लेकर 2020 तक बात कर रहा चलें, 40, रफली स्पीकिंग हूँ। 40-45 साल कर लें। चलो, चलो नहीं, 40 का पूरा पूरा ले। पूरे 90 से तो 40 साल। करप्शन का शदीद, 90 से नवाज शरीफ साहब का बामे अरूज पे करप्शन का जो आगाज होता है वो तो बाद में होता है ना। अच्छा, हाँ, अब सर जो हर सक्सेसिव गवर्नमेंट है जो आने वाली होती है सवाए बिलावल भुट्टो जरदारी के, उन्होंने तो बात कर दी और मुझे लगता है वो करेंगे भी। सबसे पहला जरूरी होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती। अच्छा, आप प्राइवेट सेक्टर की बात सुन लीजिए सर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो पूरी दुनिया के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर आता है। अब ठीक है। प्राइवेट में, अब आप मुझसे सवाल करेंगे प्राइवेट सेक्टर तरक्की क्यों नहीं करता, वो मैं आपको बाद में ये बताऊंगा। सवाल भी करूंगा, और लेकिन मैं ये सवाल भी करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर का साइज क्या है इस मुल्क में, और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का साइज क्या है इस मुल्क में, ये भी। 10% ऑफ द जीडीपी सर, 10%, यानी क्रोनिकली लो एज 10% ऑफ द जीडीपी, यानी क्रोनिकली इतना पुराना हो यानी चुका है। प्राइवेट आज सेक्टर, तक हम हमारी टोटल 3% ऑफ द मईशत का जीडीपी। सिर्फ 10% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, और 90% जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। अपेरेंटली लिखा जा रहा है 67% जो है वो इसको कहते हैं सर, यानी इसका इंपॉर्टेंट लफ्ज मैं आपके सामने बता देता हूं। इसके जो गवर्नमेंट ट्रेसेस हैं, यानी आपकी जो गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइजेस हैं, वो जो गवर्नमेंट बिजनेस करती है गवर्नमेंट। अच्छा, मैं आप आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता रहता हूँ। अब आप ये देखें सर, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो रिप्रेजेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का जो है वो क्रोनिकली लो एज 10% ऑफ द जीडीपी, यानी प्राइवेट सेक्टर को पनपने ही नहीं दिया जा रहा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि टोयोटा को क्या प्रॉब्लम है, किया क्यों प्लांट नहीं लगाता, टोयोटा वापस क्यों जाना चाहता है, हाँ जी, जी जी एमजी क्यों वापस जाना चाहता है, चाइनीज प्लांट यहाँ क्यों नहीं लग रहे, जी। चाइनीज कारें इतनी ज्यादा हैं जो टेस्ला से 1000 गुना बेहतर है, वो क्यों नहीं आ रही, वो क्यों हमारे नहीं पास कर रहे? कारों के प्लांट क्यों नहीं लग रहे, हमारे यहाँ पास बेकार मल्टीनेशनल गाड़ियां कंपनी क्यों ओवर नहीं प्राइस्ड लगती। हैं।
हमारे पास टेक्सटाइल क्यों नहीं टिक रही, हमारे पास सारी इन्वेस्टमेंट आ क्यों नहीं रही? तो उसकी रीजन मैं आपको साथ बताना चाहता हूं कि आपकी हर इदारे के अंदर, हर प्राइवेट इदारा जो यहां बनने जाता है, मल्टीनेशनल इदारा आना चाहता है, उसके अंदर इसको कहते हैं गवर्नमेंट फुटप्रिंट, उसका परसेंटेज है 67% फुटप्रिंट, यानी हर काम में इन्वॉल्व है। कौन ये सरकारी लोग? सरकारी। अच्छा। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कैसे बढ़ती है? हाँ, वो आजकल जैसे अभी आजकल तो आकर बहुत साहब ऊपर की जा रही हुकूमत है के अंदर खुश, वो हाँ। सारी वजह ये है कि 202 स्टेट ओन इंटरप्राइजेस जो हैं वो हैं ही हुकूमत की। देखिए, जैसे हुकूमती कि कौन सी? अखराजात और बजट 22%, 44% ऑफ द जीडीपी जो है वो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का है। हाँ, तो बस हुकूमत देखें, ये तो फिर सूट करता है ना, हुकूमत के पास ये सब कुछ है, तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए नौकरियां, फलानी कॉरपोरेशन का चेयरमैन लगा दो, फलानी कॉरपोरेशन का रिटायर्ड फौजियों को लगा दो, और ब्यूरोक्रेट्स को लगा दो, तो मौज तो अच्छा, उनकी होती है ना। एक बड़ी मजेदार टर्म मैं आपको सामने लेकर आया हूं सर, वो आप बड़े महजूज होंगे उसके ऊपर। इसको लिखते हैं सर, ये जो गवर्नमेंट होते हैं ना, ये इन्फ्लुएंस करती है हर बिजनेस को, हर प्राइवेट सेक्टर को। फॉर एग्जांपल, रिसेंट टाइम के अंदर एक गरीब आदमी ने, फाइबर ऑप्टिक्स की चाइनीज कंपनी थी, उसका नाम मैं नहीं लेता, इसके अलावा बहुत सारे हैं। एक तो सर ये उनसे मुख्तलिफ तौर पे, यानी गवर्नमेंट इसको कहती है SROs, स्टैचुरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, अच्छा। स्टैचुरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स सरकार के अंदर रहा हूं तो सबकी इनकी अंदर हाँ, अंदर जी खाने जी, की हर चीज बिल्कुल जानता हूं। बिल्कुल। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इसके अंदर इंडस्ट्रीज को तो इनकम इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज टैक्स, कस्टम, और अगर सब कुछ वो परमिशन, अच्छा मेरे मजे की बात है, परमिशन भी देनी है इन्होंने। परमिशन और देने के परमिशन ज्यादा देने पैसे होते होंगे फिर। परमिशन देने के सरकारी पैसे अलग हैं, और फिर ये पैगाम अलग से भिजवाते हैं कि अभी इंटीरियर के पास चली जाएगी, तुम्हारी कंपनी का टोटल हुजम ये बनता है। इनकी सारी तवज्जो आपको पता है कहां लगती है? कि जिस कंपनी का टोटल हुजम कितना है, अगर $3 बिलियन की कंपनी है, ये जितनी भी है, तो कम से कम हमें रिश्वत के तौर पे इनको 1.5-2 अरब देने चाहिए, नहीं तो हम कंपनी को इजाजत नहीं देंगे। तो यही तो हो रहा है ना, तो फिर ऐसे माहौल में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और सारी दुनिया में अब आप फिरते रहते हैं मारे मारे कि जी हमें यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करो। ये शक्लें देख के कोई पैसे लगाना चाहता है इस मुल्क में? अच्छा, अब इस वजह से, अच्छा ये टांग कांग का अड़ाते हैं। अच्छा, इसको पता क्या कहते हैं सर, बड़ी मजेदार बात है इसको। एक तो है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में अब बताने लगा हूं। एक है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसको आप सरकारी पब्लिक जैसे कि लिमिटेड। जैसे कि PIA, रेलवेज, OGDC, ये स्टेट ओन्ड हाँ जी, एंटरप्राइजेज इनकी बात है। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। जी। अच्छा, अच्छा कुछ पब्लिक है और बाकी मिलाकर सेमी इंटरप्राइजेस, सेमी गवर्नमेंटल इंटरप्राइजेस भी है। जैसे जैसे DPS स्कूल होता था, वो सेमी गवर्नमेंट होता था, जी, हाँ यानी जी। कहीं से कुछ भी जगह जहां इनका हाथ लगता है वो अपने हुकूमत में डाल रहे हैं, तो वो स्टॉक तो डालेंगे उन्हीं के क्योंकि बढ़ने ज़ाहिर है ना। उसके ऊपर 20 ग्रेड का एक अफसर बैठेगा आके, सर उसके लिए स्टॉक एक ढांचा मार्केट में तैयार तो है। फिर इसारदार की इजारादारी नहीं होनी, तो फिर किसी आपकी मेरी होनी है। एग्जैक्टली। भाई वही ये माफिया वो तो ऐसे क्रिएट होता है ना जी। सर वो ओगरा ओगरा के शेयर बढ़ा दे तो कल वो हवा दे देगा कि ओगरा के खरीद लो। मैं कम करने लगा हूं, सारे कोई बेच दो। बता दे। फिर मैं बताने लगा, तुसी कट कर दो। वही बात है ठीक ना हो सर, गया। मुझे कोई बता अच्छा, दे कि इस वक्त ओगरा के शेयर परसों इतने के हो जाएंगे, मैं तो दैट अच्छा इज। मुझे एक बात बताएं, इररेलेवेंट मिनिस्ट्री, मैं सिर्फ बिलावल साहब के लिए अर्ज करने लगा हूं। वो सारे पहले मैं आपको बता दूं, यानी आप हैरान हो जाएंगे सर। आप अंदाजा करें, जो सेक्टर है, सब सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं, उनको जरा सुनते जाइए। एनर्जी की सब डिविजन्स बनाई हुई हैं सर। हाइड्रोकार्बन्स की 16 जो है वो सब सेक्टर्स हैं। हाइड्रोकार्बन की 16 16 सब सेक्टर्स हाइड्रोकार्बन, है, यानी कि 16 डिविजन हो गए इस्लामाबाद में उसके, ऐसा ही है। यानी आप ये प्राइवेट लेकर आ जाते ना, लेकिन आपने हाँ। क्या किया, आपने हुकूमती हिस्सा रखा और आपने इसके अंदर बर्डन डाल दिया। हाइड्रोकार्बन्स का अलग है, पावर डिस्कोस अलग है, पावर जेनकोस अलग है, पावर अदर्स जो है वो 9 है। यानी पर 16 प्लस 10 प्लस फिर 6 इसका प्लस मतलब है 9। 10 एडिशनल सेक्टरीज की पोस्टें क्रिएट हो गई ना। एग्जैक्टली ये। अच्छा, अब ये देखिए सर, हाइड्रो में मैंने आपको बताया 16 है, पावर डिस्कोस का है वो 10 है,
पावर जेनको जो है वो 16 है, सॉरी 6 है, और अदर पावर सेक्टर जो है वो 9 है। अच्छा, फाइनेंशियल्स पे आ जाए। बैंक जो है जो ओन करती है हुकूमत 17 है। इंश्योरेंस सर्विसेज का क्या लेना देना बैंक हुकूमत के साथ? 7 है। 7 इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं, वो बिल्कुल जी हाँ लेना सर। देना है। उसका एनबीएफसी चेयरमैन और जो है वो डीएफआई। कोई 21-22 ग्रेड का अफसर लगेगा या कोई रिटायर्ड फौजी लगेगा। अच्छा, एनबीएफसी और डीएफआई जो है वो 9 है। अच्छा, हम्म। इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग की तरफ आ जाए सर। केमिकल्स और इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री एंड मेटल्स जो है, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मेटल्स 15 है, और केमिकल्स की इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो 5 है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाइए। जी जी, ये बताइए। एविएशन की 4 है। पोर्ट एंड शिपिंग की 23 है। पोर्ट एंड एक शिपिंग। बना दो भाई। पोर्ट एंड शिपिंग से याद आया कि आप ही ने मुझे बताया था कि सबसे ज्यादा बड़ा जो खांचा है इस मुल्क में वो महकमा मौसमियात के हाथ में है। ओ अगर वो यस कह दें कि समंदर की टाइड होने वाली, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो आपकी जो बहरिया और जो आपके कोस्ट गार्ड्स हैं वो सर। उस इलाके में नहीं जा सकते, और फिर स्मगलिंग जो है वो महकमा मौसमियात की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकती। एग्जैक्टली नहीं जा सकती। ऐसे अच्छा, ही है। अब पोर्ट एंड शिपिंग 23 है सर। रेलवे जिसका कोई काम नहीं, कचरा इदारा 6। 6 क्या मतलब? यानी उसके सेक्टोरल सब सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की उन्होंने कर रखी है, मुख्तलिफ महकमा जात की। रेलवे की हाँ हाँ, सबसे फिर ज्यादा वो बनती है। रेलवे के अफसरान आपको पता है आजकल क्या करते हैं शाम को? उनमें बहुत से मैं देखता हूँ फेसबुक पे मेरे साथ हैं, वो शायरी करते हैं, वो किताबों की नुमाइशों पे जा रहे हैं, तो मतलब वो दे बड़े हैव। बड़े घर हैं, 8-8 कनाल के घर जी हैं। जी जी, वो 8-8 न्यू कनाल के गार्डन घर हैं। ऐसे ही है। और 12-12 जो तो उनको अगर आपके अलाउड, एफबीआर के अफसरान क्या कर रहे हैं एक शाम को ड्राइवर बैठ और के? एक कुक, एक ड्राइवर और एक कुक पहले अलाउड है, तो उनके घर में तकरीबन 12-12 लोग होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही है। और ये कहीं ना कहीं से हटाए होते हैं। और ये अच्छा, सब मिनिस्ट्री के ऑफ सब इंडस्ट्री का फायदा ये शाम है को सर इन्हें। सर सर सर, सर। जी देखें, बिलावल भुट्टो साहब को सिर्फ मैं एग्जांपल अभी सिर्फ एक दे रहा हूं कि मैं किस तरह क्लब करूंगा और पैसा खत्म करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के नीचे 17 है। इसी तरह 17 क्या है? कॉमर्स के नीचे 18-19 सब सब डिविजनरी उनकी जो ब्रांचेस हैं। अब वो एक मतलब एक पिटाक डिवीजन पे मंडल के एडिशनल अंदर है। सेक्रेटरी होता है, एक एडिशनल सेक्रेटरी होता है ना एक डिवीजन का। पिटाक भी ने सर, मैं आपको पर अजीब बात हो जाएगी। एक एडिशनल सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी साहब की वालिदा जो है वो डेथ हो गई उनकी, ये रियल टाइम वाकया सुना रहा अच्छा। हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत 17 इदारे हैं। एक नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन था, एक पिटाक था, एक जो है वो PIM था। वो सारे नकारा और उसके अंदर भरे हुए लाख हजारों जो हैं वो एम्प्लॉयज हैं। और उनको जो है वो एक इदारा अगर पिटाक है तो 40 करोड़ रुपया उसका सालाना उसको जाता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है वो 10-12 करोड़ अलग से जाती है। जी यही तो, इसलिए तो IMF कहता है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट बंद करो, जो कि जी। 15% ऑफ द ये टोटल है। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन के अंडर भी नहीं कोई नहीं, वो आवान आ जाइए सर, मेरा किस्सा बीस खराब पच्चीस हो जाएगा इदारे सुनिए हैं। सर। और मैं फिर आपको जिसकी बात बताने लगा आप हैरान होंगे। अच्छा, फिर एक नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक APO है। अच्छा, इसी तरीके से एक जमाने में मिनरल्स एंड माइंस भी इन्हीं के अंडर थे। बाकी बहुत सारी जो है ना सब डिविजनरीज जो फेडरल के अंडर आती थी। हाँ जी। 17 मिनिस्ट्री। अगर 17 इकट्ठा किया हुआ है। जो फेडरल सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है, तो सोचे कितना तगड़ा हो गया। ऐसा वैसा। अच्छा, उनकी वालदा की डेथ हो गई। यकीन करें सर, पंखे, 2 गाड़ियां और दरियां और बैठने का इंतजाम पिटाक का था। इसी तरीके से बाकी सारे इदारों पे डिवाइड कर दिया गया। यकीन कीजिए, वहां पे सारे के सारे मिनिस्टर साहब जो सेक्रेटरी साहब को शक्ल दिखा रहे थे, और साथ ये कह रहे थे इन्हों की मां का जनाजा ते असी पढ़ाया, सारा सवाब इदारैन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन को पहुंचे। बहुत मुबारक हो जी, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। सर, आर यू गेटिंग इट? ये जी जी दुख जी का जी मुकाम सर, दुख जी। का मुकाम। अच्छा सर, आगे चलते हैं सर। रेलवे 6, रोड्स एंड हाईवेज 2। यानी सारा बड़ा पैसा कौन ले जा रहा है? हम्म। अच्छा, एक। प्रमोशन एंड एडवोकेसी, एग्रीकल्चर 1। यानी जहां पर होना चाहिए कुछ, यानी सीड्स का डिपार्टमेंट अलाउ होना चाहिए था जहां। एग्रीकल्चर जो इंपॉर्टेंट 3 है वो सिर्फ 1। आर्ट्स 1, ऑटो 3, फूड 1, फंड्स एंड फाउंडेशन 16। कोई काम नहीं फंड एंड फाउंडेशन का। एवं लाई जो भी आई जो, सर थल्लो मैं थल्लो खाई जाओ, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। थल्लो थल्लो खाई आपने जाओ। मुक्तदरा कौमी जुबान का इदारा तो सुना होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के मेरे ख्याल अंडर आता है। सर मैं वहां पे जी गया, कुछ पता नहीं 16-17 केनाल का बहुत बड़ा दफ्तर और ये वो।
यकीन करें, उनसे उनके पास 4 या 5 टोटल किताबें थी जो उन्होंने पिछले 50-60 साल में शाया की हैं। बहुत इदारे बनाए सर इसी तरीके से, सब मैं यही तो आपको और बता रहा उसके हूँ। ऊपर सब सोचें कि कितना इदारे खर्च हो रहा इतने होगा। ज्यादा बना एक दिए जाते डायरेक्टर हैं, जनरल और और एक करना क्या होता है, सिर्फ नवाजना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मिनिस्टर ना बना सके तो एक और इदारा खोल के उसका चेयरमैन लगा देते हैं, और फिर नीचे भर्तियां करते हैं। बिल्कुल कि भाई चलो तुम्हें ठीक हो गया। घर बैठे पैसे आते रहेंगे। अच्छा सर, मिनरल एंड माइन एक। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया फंड्स एंड फाउंडेशन 16, और इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन सर 17 सब डिविजन है उसकी। तो मैं सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब को अगर खाली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर यही क्लब करके दे दूं तो उड़ गई ना सारी मिनिस्ट्रियां। मिनिस्ट्रियां तो नहीं, देखिए हमारी तो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 15 मिनिस्ट्रियों से बिल्कुल काम सही चल सकता है। और ये सारा कचरा साफ करें, इतनी डिविजन और इतनी ये और इतना अल्लम बल्लम कुछ अच्छा नहीं सर, होगा मिनरल्स एंड उसमें। माइनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मिनिस्टर लगाए। अच्छा, अब इनमें से मुझे ये बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन का वही मिनिस्टर लगना चाहिए जो इसके अंदर हाईएस्ट रैंक पीएचडी हो, डेफिनेटली। उसके बाद उसको पूरा काम आता हो, फिर सारी चीजें जानता हो, इंडस्ट्री के सारे रेलेवेंसीज जानता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग कैसे होती है। मुझे याद है अब्दुल रजाक दाऊद साहब ने मुझे कहा कि आप वहां पे चले जाएं और पता कर लें कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग क्या होती है। वहां पे एक बाकर साहब थे, रजा बाकर नाम था उसका। अच्छा। अच्छा, उसने मुझे सब गलत बताया, उसको पता थी। मैंने कहा डायरेक्टर टू स्टेट मिनिस्टर हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। उसने कहा आप जो है ना वो स्पोक्स पर्सन से पूछें, वो बीबी 20वें ग्रेड की, आप भी बैठी हुई है। उससे पूछा, मैंने कहा ये लाइसेंसिंग हुई भी है सारी की सारी अजनास की? उसने कहा वो होती क्या है, चावल चावल होते टाइम हैं, नहीं उसकी होता ना डॉक्टर लाइसेंसिंग क्या साहब, मैं होती है? यही तो अर्ज कर रहा हूँ, उनके पास टाइम नहीं होता। उन्हें 3 बजे ये परेशानी लग जाती है सारे सरकारी अफसरों को कि शाम कहाँ गुजारनी है जाके। अच्छा, उसके वो अलावा कोई से काम मजे नहीं की कर बात रहा। है, 20वें ग्रेड का हो या 21वें उन्होंने ग्रेड का शाम को हो, किसी ये सारे के सारे सर मुशायरे पे जाना सरकारी। होगा मैडम ने। मेरे हाथ में उनका सरकारी पेन, वो दूसरा पियानो वाला पीले वाला पेन था, वो भी उन्होंने मुझसे ले लिया। मैंने कहा आपने ये भी नहीं छोड़ना सरकार के पास। नहीं, यानी ये शाम को स्टेशनरी किसी भी घर ले मुशायरे पे जाते हैं। जाना होगा ना, किताब की नहीं 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 कमाई नहीं करनी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं, वो 20 साल पहले के सर ब्यूरोक्रेट्स थे, अब वो भी नहीं करते, अब सिर्फ नशा करते हैं। हाँ, ये शाम को ये परेशानी लग जाती है कि अब शाम हाँ, को, हाँ और शाम वो को जो स्टेशन, डिवाइड किसने सर करना है। मंजूर भट्टू साहब का एक दामाद था, वो वो जो है वो प्रिंटिंग पेपर सरकारी खाते से लेता था, पेपर बाहर बेच देता था। उससे 600 या 700 या 1000 का रेंट लगता था, वो भी बेचता था। भट्टू साहब के लिए जो पतीसे जाते थे सरकारी खाते से 1500 रुपए। ये मैं आपको वो कमीनियां बता रहा हूं कि इस सतह पे गिरे हुए लोग हैं। लैंप यहाँ मैं पे जानता हूँ सर, अपने पुराने लैंप, अपने ये पुराने 2 लैंप नई समोसे अपनी परचेज जेब में से मंगवा के डालकर, नहीं खाते। सर नए लैंप, पुराने जो पुराने लैंप थे उनको सरकारी खाते में डाल के नए लैंप की कीमत वो ले लेता था। इसी तरीके से टेबल चेंज करा दी, इसी तरीके से किताबें नहीं बनवा दी, जिल्दें नहीं बनवा दी, कागज खरीद लिया। अच्छा, सारा का सारा जो है वो सरकारी खाते में, यानी वो 1000 रुपया नहीं छोड़ता। आई एम श्योर मैं ऐसे अच्छा, 20-22 ग्रेड के अफसरों को जानता हूँ जो समोसे और केक भी नहीं छोड़ते। अब मैं आपके सामने परसेंटेज पे आ जाता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब की नजर ये भी करने लगा हूं ताकि उनको पता चल जाए कि सर ये देखें गवर्नमेंट का शेयर कितना बनता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्रीकल्चर का हेड बता रहा हूं तो गवर्नमेंट का शेयर कितना बनता है और सेक्टर का शेयर कितना बनता है, ये जी देखिएगा। एग्रीकल्चर जो है ना सर, आप हैरान होते जाइए, सुनते जाइए और शर्माते जाइए। सर मैं आपके सामने वो शेयर अर्ज करने लगा हूं। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक तो प्राइवेट सेक्टर को पनपने नहीं दिया गया, वो ऑल टाइम क्रोनिकल लो के ऊपर 10% ऑफ द टोटल जीडीपी। 22% आपका जो है वो हुकूमती जो एक्सपेंडिचर है, जो इन्होंने बताया। हम्म 67% जो है वो इनके जो है वो फुटप्रिंट्स हैं, गवर्नमेंट फुटप्रिंट्स, यानी हर काम में फुटप्रिंट्स का मतलब है टांग अड़ाना। अच्छा, एक नई टर्म जो है वो जरा प्लीज सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे मैंने सुनाई नहीं। एक तो ये होता है कि सर इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी थ्रू आर्बिट्रेशन चार्जेस, आर्बिट्रेटरी चार्जेस। अच्छा, ये आर्बिट्रेशन चार्जेस तो मुझे समझ आ गई, जरा इसको जरा एक्सप्लेन कर दें क्या है। यानी सिर्फ कट टांग वो अड़ाने के पैसे लेते हैं। टांग अड़ाने के पैसे लेते हैं। हम्म अच्छा, इसके बाद जो है वो रिजीम के ऊपर जो एसआरओ जो है, जो मैं आपको बता चुका हूँ,
जो स्टैचुरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का काम ही नहीं था, बिल्कुल नई नौ मौलूद एक मिनिस्ट्री बना दी, जिसके खुसरो बख्तियार साहब को मिनिस्टर बनाया था, उस मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं। तो वो तो शुगर मिलों के लिए कोई और मिनिस्ट्री बनाते हैं, उनके लिए तो कोई। हाँ, वो उन्होंने रखी ना, उन्होंने वहां से क्या है कि वो बनाई इसलिए कि सारी अजनास, सारी गंदम पहले जो है वो इंपोर्ट की जाए, पहले एक्सपोर्ट की जाए, फिर इंपोर्ट की जाए, और फिर जो 83 की थी वो 150 की जो है ना पाकिस्तान में वापस मंगा के रिटेल के ऊपर भी हर मामले में टांग अड़ा के बेचते हैं, अच्छा, और इससे महंगी मुझे तरीन कुछ ये बेचते हैं, समझ आ इसलिए रही बनाया है गया ये। कि ये मॉडल शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में भी वो कोई 52 कंपनियां बना के इम्प्लीमेंट किया था। मेरे ख्याल है ये सर उन्होंने वहीं से आई एग्जैक्टली थी। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये करती क्या है, मार्केट कहती है सारी की सारी हमें कंपेटिटिव प्राइस दो ताकि हम ग्रोथ की तरफ जाएं। ये कंपेटिटिव प्राइस नहीं देते, ये हुकूमत की तरफ से रेट निकालते हैं, फिर डीसीओ अपना बढ़ाते हैं, फिर आगे वो अलग बढ़ाते हैं, फिर रिटेलर्स अपना बढ़ाते हैं, फिर रिटेलर्स को ये कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, जब अब समझ आ गई जब बात की? सारा मामला ही आउट ऑफ कंट्रोल है, तो अब इस जी सर। यानी अब आप जरा वहां पे आ जाइए वापस, बिलावल साहब के बयान पे, जब वो कह रहे हैं कि 17 मिनिस्ट्रियां कम करेंगे, तो 17 मिनिस्ट्रियां कम करने से तो इसका मतलब है बहुत सीरियस असर पड़ेगा सारे जमीन आसमान खाली। अच्छा चले, सारे स्ट्रक्चर पे। मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो उनको मॉडल दूंगा, जो मैंने आपको सिर्फ अभी एक सैंपल दिया है, बाकी मेरा सैंपल चोरी ना हो जाए, वो मैं खुद उनके हाथ में थमाऊंगा। लेकिन अगर वो सीरियस हैं तो मैं यकीन करें मैं नहीं, खुद हम तो हाथ में चाहेंगे कि थमाऊंगा, वो बहुत सैंपल डिटेल आप खुद काम ही करें। इस्तेमाल करें, जब अल्लाह मैंने अभी ताला अपने हाथ आपको में थमा लिए। ये मौका दे। अच्छा, अब मैं अगली बात करूं सर, अब जी। शेर सुनिए जाइए सर, ये बिलावल साहब की नजर कर रहा हूं और सुनते जाइए। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट का जो जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर का शेयर है सर 43.1%, और सेक्टर इन शेयर इन जो इकोनॉमी के अंदर उसका शेयर है वो सिर्फ है 19.3। मतलब कि इतना फर्क है ये तो। आगे सुनते जाए। मैन्युफैक्चरिंग का जो गवर्नमेंट का जो शेयर आता है वो 11.9, और जो सेक्टर इन इकोनॉमी का शेयर टोटल बनता है वो है 12.5, यानी 11.5 हुकूमत का। किस बारह किस इशारिया पांच में से 11 हुकूमत का, 5। अच्छा, माइनिंग एंड क्योरिंग का 79.6, और जो टोटल शेयर इकोनॉमी का आता है 2.5, तो बाकी सारा हुकूमत का। ये सारा ये जस्टिफाई होता ही नहीं है, तो ये से आज तक किसी ने नहीं तो वही देखा तो मैं अर्ज कि कर रहा इसको। हूं कि 18 देखिए, अमेंडमेंट के तहत भी 49 किसी प्राइम मिनिस्ट्रीज मिनिस्टर ने, जस्टिफाइड नहीं है। इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, ये जो फाइलें लेके रात के 2-2 बजे तक काम करते थे, तो ये इन्होंने ये फिगर्स कभी नहीं देखे ये थे। तो मैं काम कर चुका हूँ, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं तो काम भी कर चुका हूँ। तो दिन रात काम कर रहे हैं, रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं, फाइलें लेके ये घूम रहे हैं, देखिए डायरियां। आपके सामने, ये देखेंगे, ये देखिए, ये सारे के सारे काम, ये आपके सामने, ये मेरे हाथ के लिखे हुए काम है, नजर आ रहे हैं? जी जी जी। ये देखिए। हाँ जी। अच्छा, और पलंदे रखे हुए हैं सर। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन एंड, अच्छा कंस्ट्रक्शन का 75% मुल्क की इकोनॉमी में कितना जा रहा है? 2.5। हाय हाय हाय। 75% उनका शेयर है, और मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को 2.5%। जा रहा है 75, टैक्सेस की मद में, फलां की मद में, इसकी मद में, उसकी मद में, और कंस्ट्रक्शन पे याद तो रखें सर फिर सारी देख, हाउसिंग। अच्छा, बोर्ड ऑफ, अच्छा सुने, आपने सोसाइटियों के नाम कैसे सुने में? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सुना हुआ है? बिल्कुल सुना हुआ है। अच्छा, यूईटी की जमीन सुनी हुई है? नहीं, यूईटी की रेलवेज की से जमीन क्या सुनी हुआ? हुई है? ये सारी सोसाइटियां जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की मुलाजिमीन की सोसाइटियां, और वो आगे भेज देते हैं। हाँ जी, भेज दे। कैसा? बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब फिर मुझसे ना पूछे ना कि कंस्ट्रक्शन 75% मुल्क की इकोनॉमी में सिर्फ 2.5, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से 73.4, मुल्क की इकोनॉमी में उसकी शमूलियत कितनी है? 12.3। तो फिर जब ट्रांसपोर्टेशन एंड आईएमएफ कहता है कि, कम्युनिकेशन सर 7। सर देखिए, जब थोड़ी आईएमएफ देर के लिए कहता है कि मुझे सर अपनी मुकम्मल कर लेने रीस्ट्रक्चरिंग दे। करें, एग्जैक्टली वो सही कहता है, एग्जैक्टली तो सही ये कहता रोना है। धोना वो किसी कह का रहा नहीं है करते कि हमारे वो कह रहा है आर्टिकल हमारी 84 खत्म सॉवरेनिटी करो। वायलेट हो वो गई। कह रहा है आर्टिकल 84 की अमेंडमेंट कह रहा है सप्लीमेंट्री ग्रांट जो टोटल 15% ऑफ द जीडीपी है उसको खत्म करो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बजाय कि उसको कंप्लाई अच्छा, करने अब आगे, करें, ये अवाम पे टैक्सेस लगा के, मजीद लेवी बढ़ा के पेट्रोल के ये ऊपर, उसी तो का ये पैसा पैसा तो है निकाल के ना, उधर दे देते हैं। मुल्क की इकोनॉमी में नहीं ट्रांसलेट हो रहा ये,
स्टेट ओन इंटरप्राइज का जो मुनाफा है, हुकूमती मुनाफा, ये उसमें ट्रांसलेट हो रहा है। अच्छा आगे सुने सर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 73.4, मुल्क की इकोनॉमी में जो जा रहा है 12.3, इलेक्ट्रिसिटी ऑयल एंड गैस 77.6, और हुकूमत को क्या मिल रहा है, यानी हुकूमती इकोनॉमी में जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है 1.8। ओह गॉड, अच्छा। आगे सुने, होलसेल एंड रिटेल के अंदर 7.9, हुकूमत की इकोनॉमी में यहां पे थोड़ा सा बेहतरी है 18.2। हेल्थ एंड एजुकेशन, हुकूमत को क्या मिल रहा है 49.3, इकोनॉमी में ट्रांसलेट कितना हो रहा है 6.5। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस से क्या ताल्लुक इनका 45.5, हुकूमती इकोनॉमी में कितना ट्रांसलेट हो रहा है 3.6। अदर सर्विसेज मिलाकर 60% इनको मिल रहा है, और 20.8 जो है वो मुल्क की इकोनॉमी में। तो अब मुझे ये बताइए कि मैं सिर्फ एक लफ्ज अगर बोल दूं कि जो स्पेशल क्रिएट करना है इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, इसके लिए गवर्नमेंट फुटप्रिंट्स जो 67% से ज्यादा हैं, उनको अगर फुटप्रिंट्स को गवर्नमेंट पाकिस्तानी इकोनॉमी में कम कर दे तो क्या जाता है आपका? मैं तो कहता तो हूँ कि असल फिर बिलावल मसला भुट्टो यही ने है, एक परफेक्ट स्टेटमेंट दिए। इतने इतना फुटप्रिंट होने के की वजह से जब तक ये रहेगा, जब तक तो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये बहुत विजडम की बात की है उन्होंने कि 17 मिनिस्ट्रियों को खत्म किया जाए और इतना कचरा जो इकट्ठा किया हुआ है इसको कहीं फेंक दिया जाए। ये तो मुझे टोटल एक बात यूजलेस, बताइए, ये बोझ है ना। मैंने हमने आज ये प्रोग्राम पूरा करके वर्किंग पेपर के तौर पे मैंने सबमिट कर रहा हूं अभी आपके सामने। मुझे ये बताइए कि क्या पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ऐसी डिस्कशन हुई? नहीं नहीं, वहां पे तो डिस्कशन क्या बल्ला बल्ला उनके के नहीं सामने ये मिला। शेयर किया गया? उन्होंने क्या क्या कह बिलावल दिया, साहब को वो आज रिस्पेक्टफुली कपड़े ये कैसे कहा पहनते गया हैं। कि वाहिद एक नहीं, सियासतदान है जो वो मैदान में उतर रहा है पाकिस्तानी मीडिया। माशी मंशूर के साथ? कोई हाँ, ये नहीं कह रहा कि वाहिद बिलावल भुट्टो जरदारी जो बाप के रास्ते पे भी नहीं चल रहा, डिविएट होकर अपने नजरियाती सिलसिले पे चल रहा है और 17 मिनिस्ट्री की खत्म करने की बात करते हैं। मुझे सर उम्मीद की किरण नजर आ गई। नहीं हमने उससे पूरा पाकिस्तानी कहा मीडिया, सर वहां पे मुझे आपको कुछ नहीं पता मिले, सर मीडिया मुझे पे क्या कुछ हो रहा मिले या ना, सर मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं इसमें खुश हूं। मैं पूरे वर्किंग पेपर उनके सामने रख दूंगा और जाके इंप्लीमेंट करा के 1 रुपया नहीं लूंगा। है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वातीन और हज़रात, आपने सुनी बहुत तफसील पाकिस्तान के जो असल मसले हैं। असल मसले हैं कि मईशत ठीक क्यों नहीं हो रही, कि ये बोझ हमारी मईशत पे लदा हुआ है। इतनी मिनिस्ट्रीज, इतने डिविजन्स, इतनी कॉरपोरेशनें, और तो फिर और उनमें उसकी प्रोडक्टिविटी का सारा हिसाब किताब डॉक्टर साहब ने आपके सामने रख दिया है। और बिलावल साहब, आपको भी मौका मिले तो इससे ज़रा तफसील से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। लेकिन ये कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती। मैं जानता हूँ कि ये अशर अशीर है उस सारे खजाने का जो डॉक्टर साहब ने आज हमें आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करते हैं कि वो दिन आएगा जब इसका कोई बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकेगा। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।